तो वी आर डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किस तरह फ्लो करते हैं, केमिकल रिएक्शन में किस तरह इन्वॉल्व होता है, इलेक्ट्रिक करंट किस तरह इन्वॉल्व होता है। इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट जस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। So today we will focus on the electrolytes, electrolysis, redox reaction and the battery. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं हम ये डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है प्रोसेस, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है एंड बैटरीज क्या है, तो ये डिस्कस करेंगे हम आज इंशाल्लाह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती क्या है। स्क्रीन क्लियर है, स्लाइड क्लियर शो हो रही है एंड कंप्लीट शो हो न- रही है। दूसरी स्लाइड शो नहीं हो रही। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन शो नहीं हो रही। नो मैम। ठीक है, ओके अब शो हो रही है। नो मैम, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली होती है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन शो नहीं हो रही अभी हो इसमें। गई शो मैम, अभी हुई। ठीक है, जी हो गई। ओके ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन हम उस केमिकल रिएक्शन को कहेंगे जिस केमिकल रिएक्शन में एक केमिकल स्पीशी ऑक्सीजन गेन करे, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन और या हाइड्रोजन लॉस करे, ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वेयर एज इन रिडक्शन देयर विल बी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मीन्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ऑपोजिट है। जो स्पीशी ऑक्सीडेशन में गेन होगी वो रिडक्शन में लॉस होगी, और जो रिडक्शन में गेन होगी वो ऑक्सीडेशन में लॉस होगी। ठीक है, इन ऑक्सीडेशन देयर इज गेन ऑफ ऑक्सीजन, इन रिडक्शन देयर विल बी लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इन ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इन रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये तीन कंपोनेंट्स हैं जिनकी बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं या डिवाइड करते हैं केमिकल रिएक्शंस को टू टर्म में, दैट आर द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, जिसे हम ऑयल एंड रिंग कहते हैं। ऑयल एंड रिंग मीन्स ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। ठीक है, जो चीज ऑक्सीडेशन में लॉस होगी वो रिडक्शन में गेन होगी, और जो चीज रिडक्शन में लॉस होगी वो ऑक्सीडेशन में गेन होगी। ठीक है, एंड इसके साथ साथ जब इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन होते हैं, अब जब इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, और जब इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा। इट मीन्स ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडाइजिंग नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, वेर एज रिडक्शन में नंबर डिक्रीज होगा बिकॉज ऑफ द नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, अगेन ये वही टेबल है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में ऑक्सीजन ऐड होगी, ऑक्सीडेशन में, रिडक्शन में रिमूव होगी। हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन में रिमूव होगी, रिडक्शन में ऐड होगी। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में लॉस होंगे, रिडक्शन में गेन होंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो पॉजिटिव चार्ज अपेयर होगा ना, एंड पॉजिटिव चार्ज वाले जो नंबर्स होते हैं दैट आर नोन एज, दैट आर द ग्रेटर नंबर्स। तो ऑक्सीडेशन नंबर इनका, ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी इंक्रीज होगी। वेयर एज जब इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो नेगेटिव चार्ज अपेयर होगा, और नेगेटिव चार्ज मीन्स नेगेटिव वैल्यू इन अर्थमेटिक मीन्स इन मैथमेटिक्स, तो वो वैल्यू जो होती हैं वो डिक्रीज होती हैं या वो लेस वैल्यूज काउंट होती हैं, दैट्स व्हाई वी विल से दैट ऑक्सीडेशन स्टेट की डिक्रीज होगी। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो खुद ऑक्सीडेशन करेगा, वो किसी दूसरे को रिडक्शन करवाएगा ना। ठीक है, खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को रिडक्शन करवाएगा, और जो रिडक्शन होगा वो दूसरे को रिड्यूस कराएगा। तो जो ऑक्सीडेशन होती है वो केमिकल स्पीशीज रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, और जहाँ रिडक्शन होती है वो केमिकल स्पीशीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, अब इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो हम इन डिटेल डिस्कस भी करेंगे। ये देखिए, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, देयर इज वाटर, एंड वाटर जब डिसोसिएट हो रहा है, जब वाटर को हम का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, तो आफ्टर बॉन्ड ब्रेकिंग इट इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर हम इस वाटर की बात करें, ये वाटर यहाँ से जाके जब ऑक्सीजन बन रहा है,
तो इसमें क्या हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है ना, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। मतलब इस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रही है। अब जिसका दूसरा स्टेप है, उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन बन रहा है। अगर ये हाइड्रोजन बन रहा है तो विद दिस टर्म वी विल से दैट कि ऑक्सीजन जो है वो लॉस हो रही है, एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज द रिडक्शन। ठीक है। अब अगर हम यही चीज देखें, कंटिन्यू करें इसे, जिंक कॉपर सल्फेट एंड जिंक सल्फेट एंड कॉपर इज फॉर्मिंग। तो जिंक की का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिंक को अगर हम देखें तो जिंक यहाँ पे अकेला है, तो इस स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है। एंड आफ्टर प्रोसीडिंग द केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीजन गेन की है इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन, जिंक ने ऑक्सीजन गेन की है, तो ऑक्सीडेशन हो रही है। और अगर हम कॉपर सल्फेट की बात करें तो देखिए कॉपर के पास यहाँ ऑक्सीजन है, एंड वेयर एज यहाँ जाने के बाद कॉपर ने ऑक्सीजन लॉस की है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज द रिडक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है और यहाँ रिडक्शन हो रही है। अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है, और यहाँ जिंक में ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा इसका +2। तो जीरो से +2 नंबर इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन है। जबकि यहाँ कॉपर का नंबर जो है वो +2 है और यहाँ पे जीरो हो रहा है। ठीक है, +2 से जीरो मीन्स डिक्रीज हो रहा है नंबर, जब डिक्रीज हो रहा है तो वो रिडक्शन। इसी तरह अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को देखें तो मैग्नीशियम यहाँ इंडिपेंडेंट है, इंडिविजुअल है, वेयर केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करने के बाद ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो रहा है। मतलब इस मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन गेन की है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। अगर हम डायटोमिक ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे डायटोमिक ऑक्सीजन है, और यहाँ पे आके सिंगल ऑक्सीजन हो जाता है, मोनोटॉमिक हो जाता है। मतलब एक एटम ऑक्सीजन का डिक्रीज हुआ है ना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज द रिडक्शन। तो इस तरह आप केमिकल रिएक्शन में फाइंड आउट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। ठीक है। अब जैसे कि आप याद है यहाँ देखिए फेरस ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड यहाँ से सिर्फ फेरस बन रहा है, सिर्फ आयरन है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन लॉस हो रही है ना, एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, जबकि आफ्टर प्रोसीडिंग द केमिकल रिएक्शन देयर इज कार्बन डाइऑक्साइड, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन है, एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। ठीक है। इसी तरह अब है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनमें एक ही केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसीड हो रहे हैं। ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रिडक्शन से री लिया होता है, रेड लिया होता है, और ऑक्सीडेशन से ऑक्स लिया होता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन आर द केमिकल रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन फेज साइमल्टेनियसली। एक ही केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो तो वो होती है रिडॉक्स रिएक्शन। ये जो अभी हमने बैक साइड पे डिस्कस किए हैं, ये सारे, ये सब केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स थे, क्योंकि एक ही केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों ही प्रोसीड हो रहे थे। ठीक है। इसी तरह अगर आप ये केमिकल रिएक्शन देखें तो सोडियम एंड क्लोरीन, तो यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, यहाँ पे +1 है, तो सोडियम पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन यहाँ सिंपल है और यहाँ पे क्लोरीन नेगेटिव हो रहा है, तो मतलब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, सोडियम आयन बनाया, तो इस पे ऑक्सीडेशन हो रही है और इस पे रिडक्शन हो रही है। अब ये पूरा केमिकल रिएक्शन जो है ये रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। ये 2 हाफ पार्ट से बेस्ड होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है। जो इसका सोडियम वाला पार्ट है, ये जो सोडियम पार्ट है जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये हाफ पार्ट है इसका, ये हाफ रिएक्शन है इसका ऑक्सीडेशन का। वेर एज जो क्लोरीन है जहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये हाफ पार्ट है इसका रिडक्शन का। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कंबाइन होकर एक कंप्लीट केमिकल रिएक्शन फॉर्म कर रहे हैं, जिस केमिकल रिएक्शन को हम कह रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर। तो रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिएक्शन एक साथ हो रही होती है, एक ही केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होते हैं, एक एटम ट्रांसफर कर रहा होता है, दूसरा एटम गेन कर रहा होता है। जैसे कि अब सोडियम है अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और क्लोरीन ले रहा है, और इनके बना रहे हैं सोडियम क्लोराइड। तो इसमें सोडियम पे हो रही है ऑक्सीडेशन और क्लोरीन पे हो रही है रिडक्शन। ठीक है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, दैट्स वाई सोडियम जो है वो ऑक्सीडाइज होगा और रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एजेंट जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं। अब ये भी यहाँ भी देख लें, जिंक जीरो है, यहाँ पे जिंक +2 हो रहा है, कॉपर +2 है और यहाँ पे जीरो हो रहा है। मीन्स जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तभी +2 चार्ज आया ना,
तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडेशन गति है इसमें। और कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तभी +2 से 0 हो गया ना, +2 -2 इज इक्वल टू 0। तो -2 इसने गेन किए हैं, दैट्स वाई ये 0 हुआ है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, या ये रिड्यूस हुआ है। ठीक है। अब है इंपॉर्टेंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। जो हमारी केमिकल बैटरीज होती हैं, जो हमारी आम बैटरीज होती हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होती हैं, इनमें रिडॉक्स रिएक्शन मेन रोल प्ले करता है। ठीक है। इसकी एप्लीकेशंस क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मेटल एक्सट्रैक्शन होती है, हम मेटल को प्योरीफाई करने के लिए यूज करते हैं, या मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं। लाइक जैसे आयरन हो गया, हेमेटाइट, और हेमेटाइट से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। हेमेटाइट और होता है आयरन का, जिसमें इम्प्योरिटीज मिक्स होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी मिक्स होते हैं, डिफरेंट मेटल्स मिक्स होते हैं, फिर हम उसको प्योरीफाई करते हैं। ठीक है। आयरन को सेपरेट आउट करते हैं, इसी तरह सिल्वर को हम सेपरेट आउट करते हैं, कॉपर को सेपरेट करते हैं। तो मेटल की जो एक्सट्रैक्शन है, जिसमें हम मेटल को प्योरीफाई करेंगे, उस एक्सट्रैक्शन को हम कहते हैं मेटल एक्सट्रैक्शन। वो हम करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के जरिए। ठीक है। वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में होता है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो बेस्ड होता है रिडॉक्स रिएक्शन पे। ठीक है। उसके अलावा क्रोजन प्रिवेंशन। क्रोजन प्रिवेंशन का मतलब है जैसा रस्टिंग ऑफ आयरन होती है, जंग लग जाता है, तो हम क्या करते हैं, कुछ डिफरेंट मेटल्स के साथ इम्प्योरिटी मिक्स कर देते हैं। लाइक स्टेनलेस स्टील हो गया या टिन हो गया। तो ऐसे एलिमेंट के साथ हम, सब्सटेंसेस के साथ हम डिफरेंट मेटल्स को, ऐसे मेटल्स जिनमें क्रूजन की कैपेसिटी, क्रूजन की कैपेबिलिटी कम हो, हम उन्हें मिक्स कर देते हैं। ओके, लेट मी चेक। तो हम उसे मिक्स कर देते हैं, तो उसकी मिक्सिंग की वजह से क्या होता है कि जो क्रूजन है वो प्रिवेंशन हो जाती है, जो मेटल है वो क्रूड नहीं होता। इज इट फेयर? शो हो रही है अब साइड? तो उसके बाद है रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस दोनों केमिकल रिएक्शन में भी ऐसा ही होता है कि जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन गेन करते हैं। ठीक है। और ऑक्सीजन जब गेन करते हैं तो मीन्स क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। और जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, मीन्स उसमें भी अमल दखल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का एंड वाटर का। तो उसमें भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लॉज एंड गेन होती है। तो नाउ, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अभी तक आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो समझ आ गया होगा। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? देखिए, एक एटम है, उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया। ठीक है। एक एटम में इलेक्ट्रॉन लॉस किया, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एक एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, लॉस करने के बाद ये बन गया, ऑक्सीडाइज हो गया ना। इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने लॉस किए हैं, मीन्स ऑक्सीडेशन हुई है। अब 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने लॉस किए थे ना, वो एक और दूसरा एटम है, उसने यही 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने लॉस किए, जो ए ने लॉस किए, वो 2 इलेक्ट्रॉन बी ने गेन कर लिए। तो बी पे क्या हुआ? रिडक्शन हुई, बी रिड्यूस हुआ। सही है। अब ए ऑक्सीडाइज हुआ है, ए ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। अब ए ने जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी और ने गेन किए। मतलब ए जो है वो रीजन बना किसी और एलिमेंट के रिड्यूस होने की। ऐसा ही है ना, कि जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए, वही 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम ने गेन कर लिए। अब जिसने गेन किए उससे रिडक्शन हुई। अब इसने जो गेन किए हैं, इसने इलेक्ट्रॉन गेन इस एटम की वजह से किए हैं ना, ये एटम रिड्यूस इस एटम की वजह से हुआ है। तो ये जो एटम है जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, एक्चुअली ये रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसकी वजह से दूसरा एटम रिड्यूस होगा। जो इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा वो दूसरा एटम गेन करेगा। मतलब ये एटम दूसरे एटम को रिड्यूस करवाएगा, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और खुद ये ऑक्सीडाइज होगा। इसी तरह जो रिड्यूसिंग एजेंट है, इसने, सॉरी, जो रिड्यूस हो रहा है, जो रिडक्शन हो रही है, उसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की है। जो इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं वो आखिर किसी एटम में तो लॉस किए होंगे ना। मतलब इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसके गेन करने की वजह से किसी एटम को 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़े। मतलब ये वजह बना किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन लॉस होने की।
ठीक है, तो खुद ये रिड्यूस हुआ, लेकिन इसकी वजह से दूसरा एटम ऑक्सीडाइज हुआ। अब अगर इसकी वजह से दूसरा एटम ऑक्सीडाइज हुआ तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, इसके लिए आपको याद करने के लिए आपको की पॉइंट एक दे देती हूँ कि आपने बस ये याद रखना है कि ऑपोजिट एजेंट्स होते हैं। जिस एटम पे ऑक्सीडेशन होगी ना, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिस एटम पे रिडक्शन होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मतलब जो एजेंट्स होंगे वो ऑपोजिट होंगे। अगर एक एटम खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है देन इट विल बी रिड्यूसिंग एजेंट। अगर एक एटम खुद रिड्यूस हो रहा है देन इट विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवाते हैं किसी दूसरे एटम से, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन गेन करवाते हैं, खुद लॉस करते हैं। नाउ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स आर द केमिकल स्पीशीज, या आप सिंपल कह सकते हैं सॉल्यूशन फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में अगर आयंस मौजूद हैं, मतलब वाटर में या किसी भी लिक्विड में अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मौजूद हैं देन दे आर कैपेबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टन पिघली हुई फॉर्म में अगर किसी सब्सटेंस के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मौजूद हैं देन वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के। उसमें से करंट पास हो सकता है फिर उन चार्जेस की वजह से, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से करंट पास होगा। ठीक है, अब वो जो आयंस हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं करंट पास करवाने के, दैट आर नोन एज द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स आप कह सकते हो कि मोल्टन फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में जो आयंस मौजूद होंगे सॉल्यूशन में दैट आर नोन एज द इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स जो होंगे ये डिसोसिएट होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की सूरत में ये मौजूद होंगे सॉल्यूशन में, और इनकी वजह से कंडक्टिविटी होगी आयंस की। इन फ्री मूविंग आयंस की वजह से कंडक्टिविटी होगी, और कंडक्टिविटी किस चीज की होगी, इलेक्ट्रिक करंट की, कि वो सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करेगा। मींस इलेक्ट्रोलाइट्स आर द रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं जो सॉल्यूशन फॉर्म में होंगे, लिक्विड फॉर्म में। नाउ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो फुली आयोनाइज हो जाए, जैसा कि NaCl, HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड तो हमारे ये 0.5 मोलर जो है वो यूज होती है हमारी बैटरीज में, ये जो हम सोलर या यूपीएस बैटरीज यूज करते हैं इनमें ये सब्सटेंस यूज होता है, ये कंपाउंड। ठीक है, तो जो सोडियम क्लोराइड है ये डिसोसिएट होगा सोडियम आयन में एंड क्लोरीन आयन में, सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव, H पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव, H पॉजिटिव सल्फेट नेगेटिव। ठीक है, तो ये आयनाइज हो जाएंगे, दीज आर द इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स बनाएंगे और रिस्पॉन्सिबल होंगे कंडक्टिविटी की। वेर एज जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज ना हो, जो पार्शली आयोनाइज हों। ठीक है, ये हो जाती है वीक एसिड एंड वीक बेस, जैसा कि एसिटिक एसिड वीक एसिड है एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे, पार्शली आयोनाइज होंगे। ठीक है, अब है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो कंपाउंड्स होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, जो बेशक आप सॉल्यूशन फॉर्म में ले लें, मोल्टन ले लें, व्हाटएवर कुछ भी कर लें, उन्होंने कंडक्शन नहीं करनी। ये होते हैं नॉन पोलर, ये होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनमें से करंट पास नहीं होगा, कभी भी आयन नहीं बनाएंगे सॉल्यूशन में। और जब आयन नहीं बनाएंगे तो इलेक्ट्रोलाइट्स ही नहीं होंगे, देन कंडक्टिविटी का सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसा कि शुगर। ठीक है, शुगर को आप जितना मर्जी मेल्ट करके रख लें इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, लेकिन अगर आप चीनी का पानी बना रहे हैं, शुगर वाटर आपने फॉर्म किया है, 2-3 टेबल स्पून शुगर के वाटर में ऐड कर लिया, देन इट विल कंडक्ट। क्योंकि जो हमारा पानी है दिस इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें आयोनाइजेशन होती है, ये हाइड्रोलाइज हो जाता है, H पॉजिटिव आयन और हाइड्रो ऑक्सी नेगेटिव आयन में डिसोसिएट हो जाता है। और जो हम पानी पीते हैं इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स भी मौजूद होते हैं, लाइक मेटल्स वगैरह मौजूद होते हैं, इसलिए ये जो हमारा नॉर्मल वाटर है इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर हम डिस्टिल वाटर की बात करें ना, प्योर प्योर वाटर की बात, जिसमें जीरो इम्प्योरिटी है, जो 100% H2O है, H2O के अलावा एक माइनर पार्टिकल भी ऐसा नहीं है जो फॉरेन हो, मतलब बिल्कुल प्योर पानी है, डिस्टिल्ड वाटर है, उससे कंडक्टिविटी कभी भी नहीं होगी, वो वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन ये जो हम लोग आम पानी यूज करते हैं पीने के लिए या इवन मिनरल वाटर है,
इट विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड कंडक्टर है। तो शुगर इटसेल्फ खुद कंडक्टिविटी नहीं करेगी, लेकिन जब हम शुगर को डिसॉल्व कर देंगे ना सादे पानी में, जो हम लोग आम नॉर्मल टैप वाटर या ड्रिंकिंग वाटर जो यूज कर रहे हैं, जब हम इसमें डिसॉल्व करेंगे तो इसमें कंडक्टिविटी होगी। ये एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा, कंडक्टिविटी होगी। और वो कंडक्टिविटी होगी ड्यू टू द वाटर की वजह से, कि वाटर में इम्प्योरिटीज, कुछ ना कुछ मेटल, सोडियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल, कुछ ना कुछ मेटल, कैल्शियम जरूर होता है पानी में थोड़ा बहुत, सही है। और अगर बहुत ज्यादा होगा, अगर आपने देखा होगा हमारे जो इर्द गिर्द के एरियाज हैं, लाइक खैरपुर देख लें या पन्नो आकेल, तो इनका जो जर का पानी जो जमीन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है वाटर, वो इंतहाई कड़वा है, क्योंकि उसमें मेटल एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, मेटल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ये जो हमारा नॉर्मल वाटर है इसमें भी मेटल होते हैं, लेकिन एक लिमिटेड हद तक होते हैं, जो वही जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, जो रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की, वही ऑलरेडी नेचुरली उसमें मौजूद होते हैं। सही है। एथेनॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी कभी कंडक्टिविटी नहीं करेगा, यूरिया नहीं करेगा कंडक्टिविटी। बिल्कुल, हम इलेक्ट्रोलाइट वो शुगर यूज करते हैं, उसके लिए मैंने आपको बताया ना कि जब शुगर हम लोग नॉर्मल पानी के साथ लेंगे देन इलेक्ट्रोलाइट करेगा ही, देन एक्ट करेगा एज इलेक्ट्रोलाइट जस्ट बिकॉज ऑफ द वाटर, वाटर की वजह से। सही है। अगर आप इसे सिंपल सिर्फ शुगर ले रहे हैं C6H12O6, देन इट विल नॉट कंडक्ट, फिर ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा, फिर तो ये 100% ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इलेक्ट्रोलाइट बनाएगा ही नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट ये तब बनाएगा जब इसमें थोड़ी सी भी इम्प्योरिटी आ जाएगी, कोई पोलैरिटी आ जाएगी, तब। ठीक है, उसके अलावा यूरिया है ये भी, और या प्योर वाटर मैंने आपको बताया ना, डिस्टिल्ड वाटर जिसे आप कहेंगे, जिसमें 0% इम्प्योरिटी हो, जो 100% H2O है, इसमें कोई माइनर भी इम्प्योरिटी शामिल नहीं है, मेटल का कोई एक्सट्रैक्शन भी शामिल नहीं है, कोई ट्रेस पार्टिकल भी मौजूद नहीं है, देन इट विल नॉट कंडक्ट। और वो सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर होता है, जो हम केमिकल लेबोरेटरीज में यूज करते हैं फॉर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस, हम स्पेशल डिस्टिल्ड वाटर जो यूज करते हैं, दैट विल नॉट कंडक्ट, वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं बनाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस, अब इलेक्ट्रोलाइट का तो समझ आ गया कि जो इलेक्ट्रोलाइट बन रहे हैं मीन्स जो मोल्टन स्टेट में या लिक्विड फॉर्म में जो बन रहे हैं आयंस, वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। अब वो प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज की जाए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में, वो केमिकल रिएक्शन कहलाती हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। मीन्स जिसमें हमने एक केमिकल स्पीशी ले ली, हमने केमिकल का सोल्यूशन ले लिया, अब उस केमिकल सोल्यूशन को हमने कनेक्ट किया इलेक्ट्रिसिटी से। अब वो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है आपने एक स्मॉल बैटरी भी ले ली, क्योंकि अगर आप एक आम सेल की भी बात करें तो उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं ना, उसमें भी सॉरी पोल्स होते हैं। तो एक सेल भी एक बैटरी ही कहलाएगा, वो भी करंट ही कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि आपने स्विच लगा के आपने इलेक्ट्रिक करंट यूज करना है, आप सिंपल सेल भी यूज कर सकते हैं, स्मॉल बैटरीज यूज कर सकते हैं, वो तमाम चीजें ये कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो ये करंट ही कहलाती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है करंट एक्चुअली। ठीक है, तो वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करें, बेशक वो सेल से हो, बैटरी से हो, कहीं से भी, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करें, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करने से केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो, मीन्स जो केमिकल रिएक्शन है उसमें आयंस बन जाएं, और फिर वो आयंस जो है ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दें, दैट केमिकल रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। और इस केमिकल रिएक्शन के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होते हैं, दो इलेक्ट्रोड चाहिए होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, और एक पावर सप्लाई चाहिए होगा, बैटरी। ये तीन चीजें हैं। इलेक्ट्रोलाइट मतलब कोई भी हमारा सोल्यूशन हो सकता है, सिर्फ आप सिंपल आप नमक को पानी में डिसॉल्व कर लें, NaCl का सोल्यूशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलाइट, वो भी एक अच्छा सोल्यूशन होगा इलेक्ट्रोलाइट का। तो एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन चाहिए हमें, इलेक्ट्रोड चाहिए दो, और भी पावर सप्लाई चाहिए, इससे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा। और ये केमिकल रिएक्शन हम मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए, प्योरिफिकेशन के लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए भी यूज करते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइसिस के कंपोनेंट आयोनिक कंपाउंड, जैसे मैंने आपको बताया कि हम सिंपल NaCl भी ले सकते हैं। ठीक है, और जो दो आपने इलेक्ट्रोड लेने हैं, वो दो इलेक्ट्रॉन, एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। एनोड को हमने अटैच करना है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, इसमें ऑक्सीडेशन होगी, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। कैथोड हमने अटैच करना है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, यहाँ रिडक्शन होगी।
ठीक है, और हमें पावर सप्लाई चाहिए। पावर सप्लाई मीन्स कोई बैटरी या कुछ भी जिससे हम ये दोनों इलेक्ट्रोड कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इसका मैं डायग्राम के साथ भी आपको बिल्कुल समझाऊंगी। ये है अभी इलेक्ट्रोड का कनेक्शन। देखें, बैटरी है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अटैच है कैथोड के साथ, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अटैच है एनोड के साथ, और ये हमने ले लिया इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन। जैसे ही करंट पास होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं वो डिप हैं सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन में हमने, आप सपोज करें NaCl का सॉल्यूशन लिया हुआ है, टेबल सॉल्ट, सॉरी, हाँ टेबल सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया हुआ है वाटर में मिक्स करके। तो अब इसमें जो एनाइन है वो नेगेटिव है, जो केटाइन है वो पॉजिटिव है, ब्लू और ग्रीन से शो हो रही है। ठीक है, तो क्लोरीन जो है समझो वो ग्रीन है, और जो सोडियम है वो ब्लू है। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या जाएगा, नेगेटिव आइंस जाएंगे। नेगेटिव आयन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे और अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डिपोजिट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन दे देंगे इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनोड होगा। और अगर हम यहाँ की बात करें तो ये जो सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइट है, ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेंगी, इलेक्ट्रॉन लेते जाएंगे और मेटल बनते जाएंगे। लाइक सोडियम है ना, तो वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, सोडियम मेटल बन जाएगा। इस तरह ये गेन करके मेटल बनते जाएंगे और वो मेटल यहीं डिपॉजिट होने लग जाएगा, यहीं जमा होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे होगी रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन होगी एनोड पे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोल्यूशन के जो इलेक्ट्रोलाइट है वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। और रिडक्शन होगी यहाँ पे कैथोड पे, ये जो सोल्यूशन के कैटाइंस हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द रिडक्शन। तो ये होता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें ये जो है नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है। आप बैटरी का कनेक्शन खत्म कर देंगे ना, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा ये। बैटरी कनेक्ट करेंगे फिर स्टार्ट हो जाएगा। मतलब केमिकल रिएक्शन जो प्रोसीड हो रहा है दैट डिपेंड्स अपॉन द कनेक्शन ऑफ बैटरी। बैटरी का कनेक्शन है तो रिएक्शन होगा, बैटरी का कनेक्शन नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो खुद ब खुद नहीं होगा, जिसे करने के लिए हमें एक्सटर्नल एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल पावर सप्लाई चाहिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ही टाइप है। अब ये मोल्टन NaCl का वो एग्जांपल जो मैंने अभी डिस्कस की, कि देखें सोडियम जो है कैथोड की तरफ जा रहे हैं और एनोड की तरफ जा रहे हैं। क्लोरीन ये बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल पे एनोड इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव पे कैथोड है। कैथोड पे रिडक्शन हो रही है, सोडियम मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम मेटल बना रहा है, और सोडियम मेटल यहीं डिपोजिट हो जाएगा, यहीं जमा होना शुरू हो जाएगा। जबकि एनोड पे क्लोरीन है, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्लोरीन गैस बनाएगी, और क्लोरीन गैस बनने के बाद ये इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे केमिकल सेल को जिसमें NaCl जो है वो सोडियम मेटल एक्सट्रैक्ट हम करते हैं, इसे हम डाउन सेल भी कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है कि आपने प्लेटिंग करनी, मतलब एक मेटल पे दूसरे मेटल की लेयर लगा देना। अब वो कैसे होगी, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि देखें